वो कहते हैं ना कि एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जांपल बताऊं तो 1888 में फ्रेंच न्यूज़पेपर के एक ब्लंडर की वजह से आज के समय में हम दुनिया का सर्वाधिक प्रतिष्ठित पुरस्कार नोबेल प्राइज को विटनेस करते हैं। कैसे, बताती हूं। तो अल्फ्रेड नोबेल का सबसे बड़ा इन्वेंशन था ब्लास्टिंग कैप। इस इन्वेंशन के चलते उनके हाथों इतना बड़ा एक्सप्लोजन हो गया कि उनके ही छोटे भाई एमिल की मृत्यु हो गई। लेकिन अल्फ्रेड नोबेल यहां रुके नहीं और वो खोज में लग गए एक ऐसा तरीका जिससे एक्सप्लोजिव्स को सेफर तरीके से हैंडल किया जा सके। और यहीं पर ही इन्वेंशन हुई डायनामाइट की। डायनामाइट उस समय का सबसे बड़ा आविष्कार था और अल्फ्रेड नोबेल ने इस बिजनेस से बहुत सारा अनइमेजिनेबल पैसा भी कमाया और अपने हाथों अपने नाम 355 पेटेंट्स भी कर लिए। तो पहले तो बात बहुत अच्छी जा रही थी, लोग इसे माइनिंग के लिए यूज कर रहे थे, कैनाल कटिंग के लिए, टनल ब्लास्टिंग के लिए। लेकिन गड़बड़ तब शुरू हुई जब लोग इसे वॉर्स में यूज करना शुरू हो गए और लाखों लोगों की मृत्यु होना शुरू हो गई। डायनामाइट जो अल्फ्रेड नोबेल ने लोगों की भलाई के लिए बनाया, अब एक श्राप बन के रह गया था और उनकी छवि इस कदर खराब हो गई कि 1888 में जब उनके कजन की कैंसर से मृत्यु हुई तो एक फ्रेंच न्यूज़पेपर को लगा कि अल्फ्रेड नोबेल की मृत्यु हो गई और अगले ही दिन उन्होंने न्यूज़पेपर में छाप दिया कि द मर्चेंट ऑफ डेथ इज डेड, मतलब मौत के सौदागर की मृत्यु हो गई। और उस आर्टिकल में उन्होंने अल्फ्रेड नोबेल को बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया। ये बात उनको इस कदर लग गई कि वो अपने मौत की छवि को सुधारने में, मौत के बाद की छवि को सुधारने में लग गए और फिर उन्होंने अपनी वसीयत में काम करना शुरू किया। 2 साल उन्होंने अपनी वसीयत में काम किया और लिखा, His only intention was to work for humanity, to reward all those who have selflessly worked for society and have conferred the greatest benefit on mankind. अर्थात उनका एकमात्र उद्देश्य मानवता के लिए, ह्यूमैनिटी के लिए काम करना था और उन सभी को पुरस्कृत यानी कि रिवॉर्ड करना जिन्होंने निस्वार्थ सेल्फलेसली भाव से समाज के लिए काम किया और मानव जाति को सबसे बड़ा लाभ पहुंचाया है। उसमें भी उन्होंने 5 कैटेगरीज मेंशन की, केमिस्ट्री, लिटरेचर, मेडिसिन, फिजिक्स एंड पीस, कि इन फील्ड्स में जिस किसी ने भी अपना स्वार्थ ना देखकर मानवता के लिए आविष्कार किया उसे मैं रिवॉर्ड दूंगा। और इसी के साथ उन्होंने अपने जीवन की कमाई दैट इज $265 मिलियन कंट्रीब्यूट कर दिए और यहीं से शुरुआत हुई नोबेल प्राइज की। इफ यू आर अ स्टूडेंट यू मस्ट बी अवेयर कि हम कितनी भी पढ़ाई कर ले पर अगर उस टॉपिक का हम टेस्ट नहीं दे लेते तो हमें पता ही नहीं चलेगा कि कितनी इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में घुसी है। इसलिए अगर आपको नोबेल प्राइज 2023 का डिटेल्ड वीडियो चाहिए विद असेसमेंट तो हमने वो कोर्स में ऑलरेडी डाल रखा है, क्विकली गो एंड चेक आउट। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि इस साल के नोबेल लॉरेट्स, नोबेल विनर्स अनाउंस हो चुके हैं, हेंस इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर अस टू नो ऑल अबाउट नोबेल प्राइज 2023। नोबेल का स्टैटिक नॉलेज भी इतना ज्यादा है कि वहां से भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, प्लस आपको पिछले साल के विनर्स के बारे में भी पूछा जा सकता है। तो अगर वो सब जानना है तो ये वाला वीडियो देख लीजिएगा। बात करें इस वीडियो की तो यहाँ पे हम क्या क्या डिस्कस करेंगे, तो पहले डिस्कस करेंगे कि इन सब की शुरुआत कैसे हुई, थोड़ा बहुत आपको अंदाजा आ ही चुका है, लेकिन अब एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से देखेंगे। फिर हम देखेंगे जो नोबेल लॉरेट्स हैं उन्हें क्या क्या दिया जाता है। फिर हम लोग हर एक फील्ड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन विनर्स है, किन कंट्रीज को बिलोंग करते हैं और क्या रीजन है कि उन्हें नोबेल प्राइज जैसे पुरस्कार से रिवॉर्ड किया गया। फिर आखिरी में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगी जिसकी वजह से आप इस साल के विनर्स कंठस्थ याद कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं। अब इन सब चीजों की शुरुआत कैसे हुई उसकी ब्रीफ हिस्ट्री तो मैंने आपको बता दी, अब थोड़े बहुत ईयर्स जान लेते हैं। तो एज वी नो दैट द विजनरी बिहाइंड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द नोबेल प्राइज इज अल्फ्रेड नोबेल। उनके नाम पे ये प्राइज दिया जाता है। Who was he? He was a prosperous entrepreneur, inventor and chemist. From where? From Sweden. और 19th सेंचुरी में उन्होंने एक वसीयत लिखी। उस वसीयत का कहना था कि prizes to those who during the preceding year have conferred the greatest benefit to humankind. तो benefit to humankind was the most important thing in his will. उसके बाद जो नोबेल प्राइज है वो उसकी शुरुआत हुई 1901 में, 5 years after Nobel's passing। अब उनके विल में 5 कैटेगरीज जो मैंने आपको बताई उसका मेंशन था, लेकिन नोबेल प्राइज आज के समय में 6 कैटेगरीज में दिया जाता है। कैसे? क्योंकि जो नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स है वो शुरू किया गया इन 1968 बाय द सेंट्रल बैंक ऑफ स्वीडन। उसको शुरू किया गया इन द मेमोरी ऑफ अल्फ्रेड नोबेल, हेंस इट इज आल्सो कॉल्ड एज मेमोरियल प्राइज। और वो ऑल्दो दिया जाता है नोबेल प्राइज के साथ ही उसका सिलेक्शन प्रोसीजर भी सेम होता है, लेकिन ओरिजिनल नोबेल प्राइज में इकोनॉमिक्स को काउंट नहीं किया जाता। अब also we know that Alfred Nobel is known for inventing dynamite and is a holder of 355 patents। अब कौन सा इंस्टीट्यूशन कौन से प्राइजेस देते हैं हम वो भी देख लेते हैं। तो आपके स्क्रीन में अभी जो इमेज है उसमें 2 जगह हाईलाइट की गई है, वन इज स्टॉकहोम, दूसरा ऑस्लो। स्टॉकहोम इज कैपिटल ऑफ स्वीडन, ऑस्लो इज कैपिटल ऑफ नॉर्वे।
6 में से 5 नोबेल प्राइजेस स्टॉकहोम में दिए जाते हैं और सिर्फ एक प्राइज दैट इज नोबेल पीस प्राइज ऑस्लो में दिया जाता है बाय नॉर्वेजियन नोबेल इंस्टीट्यूट। अब जो बचे हुए प्राइजेस हैं उसमें से भी 3 दैट इज फिजिक्स, इकोनॉमिक्स एंड केमिस्ट्री दिया जाता है बाय रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। नोबेल प्राइज इन मेडिसिन दिया जाता है बाय नोबेल असेंबली एट कैरोलिंस्का और नोबेल प्राइज इन लिटरेचर दिया जाता है बाय स्वीडिश अकेडमी। अब नीचे आपको 2 फैक्ट्स भी दिख रहे होंगे, उसमें साफ साफ लिखा गया है कि पीस प्राइज को छोड़ के बाकी प्राइजेस के लिए आपको इंडिविजुअल्स को नॉमिनेट करना होगा। सिर्फ पीस प्राइज के लिए आप इंडिविजुअल के साथ साथ किसी इंस्टीट्यूशन को भी नॉमिनेट कर सकते हैं। और दूसरा फैक्ट है कि किसी के देहांत के बाद आप उन्हें नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट नहीं कर सकते। अब हम ये देखेंगे कि जो नोबेल लॉरेट्स हैं उन्हें क्या क्या मिलता है। उन्हें मिलता है एक डिप्लोमा, मेडल और कैश प्राइज ऑफ 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर विच इज इक्वल टू इंडियन रुपीज ऑफ 7.5 करोड़। यस, इट्स अ बिग अमाउंट। और एक फैक्ट है कि जो अनाउंसमेंट है नोबेल विनर्स का वो अभी हो जाता है, लेकिन उन्हें प्रेजेंट किया जाएगा ऑन 10th दिसंबर, जो कि है डेथ एनिवर्सरी ऑफ नोबेल अल्फ्रेड नोबेल। और वो कहां प्रेजेंट किए जाते हैं? स्टॉकहोम एंड ऑस्लो में। नेक्स्ट हम देखेंगे नोबेल प्राइज इन वेरियस कैटेगरीज। शुरुआत हुई बाय नोबेल प्राइज इन मेडिसिन जिसके 2 विनर्स रहे, कैटलिन कैरिको एंड ड्रू वाजमैन। कैटलिन इज हंगेरियन, ड्रू इज अमेरिकन और प्रेजेंटर था द नोबेल असेंबली ऑफ कैरोलिंस्का। रीजन था कि इन दोनों को नोबेल प्राइज जैसे बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया वॉज mRNA वैक्सीन जो कि यूज की गई कोविड-19 में। mRNA का फॉर्म है मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब इसका इंपॉर्टेंस समझने से पहले हम वैक्सीन और ट्रेडिशनल वैक्सीन के बारे में जान लेते हैं। तो वैक्सीन क्या करती है? आपको पर्टिकुलर वायरस के अगेंस्ट इम्यूनिटी जनरेट करती है ताकि आप उस वायरस के अगेंस्ट लड़ पाए। अब ट्रेडिशनल वैक्सीन में क्या होता था, जिसको बनने में 10-12 साल लग जाते थे, उसमें ऐसा होता था कि जो पर्टिकुलर वायरस है उसी का डेड और वीकेंड फॉर्म आपके बॉडी में डाला जाता है। आपकी बॉडी सेंस करती है तो एंटीबॉडीज जनरेट करती है, इम्यूनिटी डेवलप करती है ताकि आगे चल के एक्चुअल में जब वो वायरस आपको इफेक्ट करे तो आपकी बॉडी प्रिपेयर्ड रहे उससे लड़ने के लिए। लेकिन क्या अलग हुआ mRNA वैक्सीन में? इसमें यह अलग हुआ कि इंस्टेड ऑफ सेंडिंग द होल वायरस डेड और वीकेंड फॉर्म उसका पूरा भेजने के बजाय एक मॉलिक्यूल भेजा गया, एक मैसेंजर मॉलिक्यूल भेजा गया जो कि लैब में तैयार किया जाता है। एक्चुअल में वायरस नहीं होता है, वो मॉलिक्यूलर मैसेंजर आपकी बॉडी में डाला जाता है। वो एक पार्ट होता है, छोटा सा पार्ट होता है और उसमें बेसिकली एक समझ लीजिए मैसेज होता है, एक रेसिपी होती है टू जनरेट दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ प्रोटीन जो कि आपको वायरस में देखने को मिलता है। अब वो प्रोटीन बनाने की रेसिपी जब हमारे बॉडी के सेल्स को मिल जाती है तो वो प्रोटीन तैयार करना शुरू कर देते हैं। जब वो प्रोटीन जो वायरस में पाया जाता है हमारी बॉडी में जनरेट होने लगते हैं तो हमारी बॉडीज तुरंत अपना काम में लग जाती है, इम्यूनिटी बनाने लग जाती है और एंटीबॉडीज जनरेट होने लगती हैं। तो यहां से हमारी इम्यूनिटी डेवलप हो जाती है। अब ये एक डिफरेंस ऑफ प्रोसेस की वजह से mRNA वैक्सीन सिर्फ 1 से 1.5 साल में बन जाती हैं। जहां पे ट्रेडिशनल वैक्सीन को 10 से 15 साल लगते थे, mRNA वैक्सीन को सिर्फ 1 से 1.5 साल लगता है। ये हमने विटनेस किया कोविड-19 में। कोविड-19 पहली बार था कि mRNA वैक्सीन को यूज किया गया ऑन ह्यूमन बॉडीज और इसको हमने देखा कि इसके एग्जाम्पल थे फाइजर और मॉडर्ना और इसे बनने में सिर्फ हमको 1 से 1.5 साल लगे और इसके वजह से हमने लाखों लोगों की जान बचाई। नेक्स्ट इज नोबेल प्राइज इन फिजिक्स। ये एक बहुत इंटरेस्टिंग थ्योरी है। सो टेल मी, अगर मैं टाइम का आपसे सबसे छोटा फ्रेम पूछूंगी तो आप क्या बताएंगे? सेकंड्स बताएंगे। लेकिन ऐसे बहुत सारी एक्टिविटीज है जो सेकंड से भी कम समय लेती हैं पूरा होने के लिए, जैसे ब्लिंकिंग एन आई, फायरिंग अ बुलेट, लाइटिंग अ बल्ब। तो ये सारी एक्टिविटीज को क्या बोलोगे, कितने समय में हो रही हैं? तो इसीलिए हम इंट्रोड्यूस करते हैं 10⁻⁻⁻1, -2, -3। स्टूडेंट्स को मैक्सिमम पता होता है 10⁻⁻⁹ दैट इज नैनो सेकेंड्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज 1 बिलियंथ ऑफ अ सेकेंड। मतलब ऐसे 1 बिलियन नैनो सेकेंड जोड़ोगे तब वो 1 सेकेंड होगा। अब इसमें भी बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज है जो एटॉमिक लेवल में होते हैं जो इससे भी कम समय में हो जाती हैं। अब कोई ऐसी एक्टिविटी जो हमारी नेकेड आई विटनेस ही नहीं कर सकती, उसको ऑब्जर्व करना साइंटिस्ट के लिए कितना डिफिकल्ट हो जाता होगा। फिर भी हमारे साइंटिस्ट आगे बढ़े और उन्होंने निकाला 10⁻⁻⁹ फेम्टो सेकेंड तक। लेकिन जो सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनके मूवमेंट्स इससे भी कम समय में हो जाते हैं। फिर क्या करना चाहिए? फिर हमारे ये 3 साइंटिस्ट की आविष्कार काम आए, दैट इज एटोसेकेंड ऑफ 10⁻⁻18 ऑफ अ सेकेंड। मतलब उन्होंने एक ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा प्रोसीजर ढूंढ लिया है जिससे 10⁻18 ऑफ अ सेकेंड में भी जो समय में जो एक्टिविटी होती है सब एटॉमिक पार्टिकल्स में, उसको भी अब साइंटिस्ट ऑब्जर्व कर सकते हैं। सो हु आर दीज साइंटिस्ट? पियरी एगस्टीनी, फ्रेंच क्रॉस एंड एन ल्यूअर। रीजन फील्ड ऑफ एटोसेकेंड फिजिक्स। एटोसेकेंड हमने बता दिया 10⁻⁻18 ऑफ अ सेकेंड।
Pulses act as a ultra fast shutters to capture events at the atomic scale. इसमें क्या होता है, जो pulses हैं they act as shutters to capture events at the atomic scale. अब what is the actual reason? The reason is attosecond, study of extremely fast process at the atomic and subatomic levels by generating attosecond pulses of light. So this is the main reason. attosecond pulses of light को generate करना बता दिया, उसके वजह से साइंटिस्ट अब 10⁻18 of a second की एक्टिविटीज ऑब्जर्व कर सकते हैं. Pierre is from France, Ferenc Krauss is Hungary and Anne is from again France. The presenter we know is the Royal Swedish Academy of Science. Next is Nobel Prize in Chemistry. Tell me something, अगर मैं आपको गोल्ड दे दूं, एक हाथ में 10 ग्राम का गोल्ड, दूसरा 1 ग्राम का गोल्ड. अब क्योंकि गोल्ड है तो दोनों की प्रॉपर्टीज तो सेम रहनी चाहिए, चाहे वो ज्यादा हो या कम, और ये थियोरी सारे एलिमेंट्स में अप्लाई होनी चाहिए. लेकिन इन 3 साइंटिस्ट ने एक डिफरेंट चीज ऑब्जर्व की. उन्होंने देखा कि कुछ कुछ एलिमेंट्स में ऐसा भी होता है कि जब उन्हें नैनो स्केल के साइज में कंप्रेस किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है, तो वो एक डिविएंट बिहेवियर दिखाने लगते हैं. और ये बिहेवियर का रीजन उन्होंने जाना वॉज क्वांटम थ्योरी. यस, उन्होंने देखा कि कोई भी एलिमेंट को जब नैनो स्केल में कन्वर्ट किया जाता है तो वो क्वांटम इफेक्ट्स दिखाने लगती है, और वो जो नैनो पार्टिकल्स है जो क्वांटम इफेक्ट्स दिखा रही है उसे ही कहा जाता है क्वांटम डॉट्स. तो इन्होंने इस फील्ड में और ज़्यादा रेवलेशंस किए और ज़्यादा हमें बताया. इसके वजह से इन तीनों को नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया. Who are the 3 scientists? Monge, Louis and Alexey. And as we know, the presenter of this award was Royal Swedish Academy of Sciences. Country के बारे में भी जान लेते हैं. Monge is from American Tunisian French chemist. Louis is American and Alexey is again American. Again coming back to quantum dots, exactly उसकी definition क्या है? Quantum dots is described as the smallest building block of nanotechnology. नैनो टेक्नोलॉजी के फील्ड में अगर आप सबसे छोटा ब्लॉक जानेंगे तो वो है क्वांटम डॉट्स. वो कहाँ कहाँ यूज होता है? एलईडी लाइट्स में, टेलीविजन स्क्रीन्स में, और कई सारे सर्जन्स भी उसे यूज करते हैं टू रिमूवल ऑफ कैंसरस टिश्यू. तो आप जान सकते हैं कि कितना बड़ा साइंटिफिक इन्वेंशन है. इसके वजह से हम किन किन चीज़ों को सॉल्व कर सकते हैं. बात करें इस साल के लिटरेचर विनर के, तो वो रहे जॉन फोसे. यूजुअली वो अपने प्लेज और प्रोज के लिए जाने जाते हैं और ज़्यादातर वो ह्यूमन इमोशंस के अराउंड लिखते हैं. सो दिस इज द रीजन कि फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोज विच गिव वॉइस टू द अनसेएबल. वो एक नॉर्वेजियन नॉवलिस्ट और ड्रामेटिस्ट हैं और उनके नोटेबल प्लेज जो हैं वो है नाइट सॉन्ग्स, द नेम एंड ए समर्स डे. लिटरेचर के प्रेजेंटर रहे स्वीडिश अकेडमी स्टॉकहोम. नेक्स्ट, नोबेल पीस प्राइज के विनर रही नरगिस मोहम्मदी, जो कि एक ईरानियन एक्टिविस्ट हैं. वो इस समय जेल में है और उन्होंने बहुत ज़्यादा ईरान के लोगों के, उनके फ्रीडम, उनके राइट्स के लिए काम किया. ऑपरेशन ऑफ ईरानियन वुमेन के अगेंस्ट आवाज़ उठाई. जेल में जाने से पहले वो वाइस प्रेसिडेंट थी डिफेंडर्स ऑफ ह्यूमन राइट्स सेंटर, दैट इज DHRC ईरान. एक फैक्ट ये भी है कि DHRC की जो फाउंडर थी वो थी शिरीन इबादी, जिन्हें 2003 में नोबेल पीस प्राइज से नवाजा गया था. एंड विद दैट शी बिकेम फर्स्ट फीमेल पीस प्राइज लॉरेट फ्रॉम इस्लामिक वर्ल्ड. तो हो सकता है कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट नरगिस मोहम्मदी से क्वेश्चन ना पूछा जाए और ये फैक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहे, तो आपको ये फैक्ट्स भी पता रहना चाहिए. तो रीजन क्या था? एफर्ट्स इन एडवोकेटिंग फॉर ह्यूमन राइट्स एंड फ्रीडम इन ईरान. और जैसे कि हम सब जानते हैं कि पीस के प्रेजेंटर थे नॉर्वेजियन नोबेल कमिटी, जो कि ऑस्लो में है. लास्ट है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स. इसके बाद हम तुरंत ट्रिक्स के बारे में जानेंगे. तो इस साल की विनर रही क्लॉडिया गोल्डन. विद दिस विन क्लॉडिया बन गई है तीसरी वुमेन जिन्होंने इकोनॉमिक्स में अपने नाम नोबेल प्राइज किया और पहली वुमेन जिन्होंने अकेले इस प्राइज को जीता है. तो रीजन क्या है? तो क्लॉडिया ने बात किया है वुमेन का पार्टिसिपेशन इन लेबर मार्केट, कि कैसे बहुत कम फ्रैक्शन ऑफ वुमेन अपने घरों से निकल पाती हैं लेबर मार्केट में जॉब करने के लिए. उसमें से भी कम लोगों को, उससे भी कम लोगों को जॉब मिलती है, और जिनको मिलती है उनका पे स्केल मेन से बहुत कम होता है. तो उन्होंने जेंडर गैप की बात की है, रीजंस के बारे में बात की है, आउटकम्स के बारे में बात की है. तो एग्जैक्ट रीजंस क्या है? एडवांस्ड आर अंडरस्टैंडिंग ऑफ वुमेन्स लेबर मार्केट आउटकम. क्लॉडिया यूएस की लेबर इकोनॉमिस्ट है. अब जैसे कि मैंने बताया, इकोनॉमिक्स के प्रेजेंटर हैं रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंस, और नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स और एक नाम से जाना जाता है स्वेरिजस रिक्सबैंक प्राइज इन इकोनॉमिक्स साइंसेस. सो दीज आर द फैक्ट्स दैट यू शुड रिमेंबर. अब समय आ गया है ट्रिक्स के बारे में जानने के लिए, जिससे आपको इस साल के विनर्स अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे. तो इन ट्रिक में मैं आपको 4 सेंटेंसेस के बारे में बताऊंगी, जिससे आपको इस साल के 11 विनर्स अच्छे से याद हो जाएंगे. तो पहला है, आपको पता है कि पीस और इकोनॉमिक्स में ये विनर्स हैं. अब इनको
उनको याद रखने के लिए एक सेंटेंस है, दैट इज नरगिस मेड पीस विद गोल्स इकोनॉमी। अब इस सेंटेंस का पहला पार्ट आपको बता देगा कि पीस के विनर रही नरगिस मोहम्मदी, और दूसरा पार्ट आपको बता देगा कि इकोनॉमिक्स के विनर रही क्लॉडिया गोल्डन। नेक्स्ट है कि लिटरेचर और केमिस्ट्री में ये सारे विनर्स आपको देखने को मिले। इनका सेंटेंस होगा जॉन इज लिट एंड सो इज मोनीज केमिस्ट्री विद एलेक्सा एंड हर लुई फिलिप बैग। तो सेंटेंस के पहले पार्ट में वी आर सेइंग जॉन इज लिट, मतलब लिटरेचर के विनर हुए जॉन। नेक्स्ट वी आर टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, और इसमें आपको उन तीनों के नाम दिख जाएंगे। मोनी स्टैंड्स फॉर मोंगी, लुई एंड एलेक्सी। नेक्स्ट सेंटेंस है मेडिसिन के लिए, जिसको दो विनर्स शेयर कर रहे हैं। इसका सेंटेंस होगा कैट ड्रू हर इंटरेस्ट टुवर्ड्स मेडिसिन। पहले ही दो वर्ड्स में आपको विनर्स दिख जाएंगे, दैट इज कैट स्टैंड्स फॉर कैटलीन कैरिको एंड ड्रू स्टैंड्स फॉर ड्रू वाइजमैन, और हम लोग मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हुआ मेडिसिन के विनर्स के लिए। लास्ट है फिजिक्स के बारे में, जिसको शेयर कर रहे हैं तीन विनर्स। इसका सेंटेंस होगा पियरी क्रॉसेस एंड्स पाथ इन फिजिक्स क्लास। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिजिक्स, तो जो विनर्स हैं वो फिजिक्स के होंगे, और पहले ही तीन लेटर्स आपको विनर्स के बारे में बता देंगे। पियरी स्टैंड्स फॉर पियरी एगस्टीनी, क्रॉसेस स्टैंड्स फॉर फ्रेंच क्रॉस, और एन स्टैंड्स फॉर एन ल्यूएर। तो ये थी हमारी कुछ ट्रिक्स। व्हाट आर द ट्रिक्स, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला सेंटेंस है कैट ड्रू हर इंटरेस्ट टुवर्ड्स मेडिसिन। दूसरा नरगिस मेड पीस विद गोल्स इकोनॉमी। तीसरा पियरी क्रॉसेस एंड्स पाथ इन फिजिक्स क्लास। और चौथा दैट इज आखिरी इज जॉन इज लिट एंड सो इज मोनीज केमिस्ट्री विद एलेक्सा एंड हर लुई फिलिप बैग। तो ये चार सेंटेंसेस है, इनको याद कर लीजिए। एटलीस्ट इट विल बी बेटर देन रिमेंबरिंग 11 नेम्स और उनके रिस्पेक्टिव फील्ड्स। तो दीज 4 सेंटेंसेस विल डेफिनेटली हेल्प यू। सो दिस वाज माय वीडियो ऑन नोबेल प्राइज 2023। कमेंट सेक्शन में जाके मुझे ये बताना कि वो कौन है जिन्हें पहला नॉन यूरोपियन, पहला एशियन और पहला इंडियन माना जाता है, कहा जाता है टू विन नोबेल प्राइज। इसके साथ साथ मुझे ये भी बताना कि उनकी फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम्स को क्या कहा जाता है। दोनों मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बता देना। बिफोर लीविंग हिट द लाइक बटन, शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल देन कीप लर्निंग।